गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस पर अदालत ने केंद्र और सीबीएसई को 12वीं की कक्षा की परीक्षा को लेकर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है। इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा ने हलफनामा दाखिल कर परीक्षा कराने में असमर्थता जताई है। अब परीक्षाएं तब होंगी जब वातावरण अनुकूल होगा। भारत ने गुरुवार को सीमा पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए दो टूक कहा कि चीन बड़ी संख्या में जवान तैनात कर रहा था। ऐसे में भारत को जवाब में सेना की तैनाती बढ़ानी पड़ी। हालांकि भारत ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति बने रहने से आगे और माहौल खराब हो सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विवाद के पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि मई की शुरुआत में चीनी पक्ष ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत के सामान्य पारंपरिक गश्त पैटर्न में बाधा डालने की कार्रवाई की थी। भारत में चीनी राजदूत सुन वेईडांग ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष सैन्य तनाव की स्थिति को और जटिल बनाने से बचेंगे। सुन ने कहा कि आपसी सम्मान और समर्थन निश्चित तौर पर दोनों देशों के हित में है। यह पूछे जाने का मौजूदा सीमा विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, चीनी राजदूत ने कहा कि इसका दायित्व चीन पर नहीं है। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा की ट्रेन का संचालन 12 अगस्त तक रद्द रहेगा। सूत्रों ने कहा कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राजधानी मार्ग पर चलने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेन का परिचालन होता रहेगा। मुंबई में सीमित संख्या में चलाई गई लोकल ट्रेन का संचालन भी होता रहेगा। रेल अधिकारियों ने कहा कि नियमित समय सारणी की ट्रेन के हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के बुक कराए गए टिकटों को भी रद्द माना जाएगा। छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड केयर सेंटर शुक्रवार से मरीजों के लिए शुरू होने जा रहा है। 10,000 बेड की क्षमता के साथ देश के सबसे बड़े इस सेंटर में फिलहाल एक हिस्से के 2,000 बेड पर ही मरीज ठहराए जाएंगे। संभावना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में यह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। दक्षिणी दिल्ली में करीब 300 एकड़ जमीन पर यह सेंटर तैनात किया गया है। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट में फैला यह एक शेड है जिसमें कोरोना संक्रमितों के लिए 10,000 बेड लगाए गए हैं। चीन अपनी कंपनियों के खिलाफ भारत के कड़े कदम और चीनी उत्पाद के खिलाफ माहौल से बौखलाया हुआ है। चीन अब भारत से व्यापार सामान्य बनाने की गुहार कर रहा है। सीमा विवाद के बीच बीजिंग और दिल्ली दोनों जगहों पर चीन ने भारत के सामने अपनी कंपनियों के संरक्षण का मसला उठाया है। भारत ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चीन को साफ संकेत दिया है कि ताज़ा घटनाओं पर चीन का रुख द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेगा। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने को लेकर सहमति कायम होने के बावजूद अभी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। दोनों तरफ सेनाएं डटी हुई हैं। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि स्थिति को बदलने एवं सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कांग्रेस ने एक बार फिर चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। पार्टी ने चीन द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर लगातार आगाह किए जाने के बावजूद मौन रहने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से उनकी चुप्पी की वजह बताने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के चीन के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। भाजपा के भी चीन और वहां की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गहरे संबंध रहे हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह ने इसे आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 2014 में नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मई की शुरुआत से चीनी पक्ष ने एलएसी के साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को इकट्ठा किया है। यह हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। विशेष रूप से ये कवायद भारत और चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर 1993 के प्रमुख समझौते के खिलाफ है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न समझौतों का पालन नहीं किया, जिससे सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी है। चीन का सामान्य व्यवहार भी पिछले कुछ समय से सीमा पर बदला है। भारत में आतंक परोसने की अस्थायी नीति अपना रहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ खतरनाक परमाणु साजिश भी रच रहा है। भारत को केंद्रित कर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जिक्रों को लगातार बढ़ा रहा है। जर्मन सरकार की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के परमाणु प्रसार की प्रतिबद्धताओं की कलई खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सहयोग से पाकिस्तान तेजी से अपनी न्यूक्लियर अटैक क्षमता को बढ़ा रहा है। उसका यह कार्यक्रम भारत को लक्ष्य करके है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ रहे चीनी खतरे के मद्देनज़र अमेरिका यूरोप में सैन्य उपस्थिति कम कर दक्षिण एशिया में बढ़ा रहा है। इसका संकेत अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को ब्रसेल्स फोरम के आभासी सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा। पोम्पियो से पूछा गया था कि अमेरिका ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या में कमी क्यों की है। जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी सैनिक जो वहां नहीं थे उन्हें अन्य स्थानों पर चुनौतियों का सामना करने के लिए ले जाया जा रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हालिया हरकतों का मतलब है कि भारत और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। डिफेंस उत्पादों में देश के प्रमुख और प्रदेश के सबसे बड़े गढ़ कानपुर ने चीन का पत्ता साफ कर दिया। यहां बनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट में चीन का कोई अंश नहीं है। जिंदगी और मौत से जुड़े इन बेहद संवेदनशील उत्पादों के लिए किसी तरह का समझौता तैयार करने को उद्यमी तैयार नहीं है। इसलिए महंगा होने के बावजूद अमेरिका और यूरोप की दिग्गज कंपनियों से उत्पाद लेते हैं, फिर अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के दम पर उत्पादों की कीमत इस तरह कम करते हैं कि गुणवत्ता पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले के नरवल इलाके में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद की गई हैं। ये सभी कुछ महीनों से इलाके में सक्रिय हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न संबंधित विभागों के मंत्री भी प्रतिभाग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के गाँव सामान्य सुविधा केंद्रों व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में वृद्धि की गति लगातार तेज हो रही है। 7 दिनों में 24.33% मामले बढ़े हैं। वहीं 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड 16,922 का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से संक्रमण के कुल मामले 4,73,105 हो गए हैं। महामारी से मरने वालों की संख्या 14,894 पहुँच गई है और एक दिन में 418 मौतों की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों को देश कभी नहीं भूल पाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। मोदी ने ट्वीट किया कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा सशक्त नमन। उन्होंने कहा कि उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को प्रगत संगठन विकास केंद्र ने विकसित किया है। हर्षवर्धन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि डिजिटल इंडिया स्कीम अब प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। यह रक्तदान ऐप डिजिटल इंडिया स्कीम का महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह स्कीम रक्त सेवाओं तक पहुंच बनाने की जरूरत पूरी कर रही है। वायदा एवं विकल्प के मासिक अनुबंधों की समाप्ति पर बृहस्पतिवार को उथल पुथल भरे सत्र के बाद घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के 23 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक में कारोबार के दौरान 581.83 अंक का उतार चढ़ाव देखा गया। यह कारोबार के दौरान 35,081.61 अंक के उच्चतम स्तर और 34,499.78 अंक के निचले स्तर के दायरे में रहा। अंततः यह
26.88 अंक यानी 0.08% गिरकर 34,842.10 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 16.40 अंक या 0.16% फिसल कर 10,288.90 अंक पर बंद हुआ। दिवस के दौरान 10,361.80 अंक की उच्च स्तर और 10,194.50 अंक के निचले स्तर पर रहा। डोप के दाग से मुक्त राष्ट्रमंडल खेलों की 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक संजीता चानू को अंततः प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, जो 2018 से रुका हुआ है। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट पुष्टि दी है कि चानू को 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। उच्च न्यायालय ने चयन समिति को चानू के नाम पर विचार करने को कहा था और अपने फैसले को सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा था, जिसे चानू के डोपिंग के आरोपों से मुक्त होने की स्थिति में ही खोला जाना था। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।